हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए रागा का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करवाने वाला हूं और यह मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है और इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। सो आप सभी लोग हमारे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है। ऑप्शंस में नीतीश कुमार, रघुवर दास, हेमंत सोरेन और पिनराई विजयन है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अल्बानिया की राजधानी कहां पर है। दोस्तों, अल्बानिया की राजधानी कहां है? तो इसकी राजधानी है तिराना। दैट मीन्स की ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 3 है, सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होगा। दोस्तों, सीएसएस कंप्यूटर से रिलेटेड एक टर्म है जिसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है दोस्तों कैस्केडिंग स्टाइल सीट, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, जितने भी आपके वेबसाइट वगैरह होते हैं ना, उन सभी में डिजाइनिंग की जाती है सीएसएस के थ्रू और इसका आप फुल फॉर्म से मतलब समझ लो स्टाइल सीट, यानी कि जो भी आपके एप्लीकेशन हो गए या वेबसाइट हो गई, उन सभी में स्टाइल को बदलने के लिए सीएसएस का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गुलाम वंश दैट मीन्स स्लेव डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, गुरुत्वात्वरण यानी कि जी का मान कितना होता है। दोस्तों, जी का मान पृथ्वी पर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स की ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम बताइए। दोस्तों, भारत की जो पहली परमाणु पनडुब्बी है इसका नाम है आईएनएस अरिहंत। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, डॉन किस देश की समाचार पत्र है। दोस्तों, यह जो समाचार पत्र है डॉन, वह रिलेटेड है पाकिस्तान से। दैट मीन्स की ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग होते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल अंग की मैं बात करूं तो वर्तमान में इसकी संख्या 6 है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। अब रीजनिंग के क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं। तो 9th क्वेश्चन में आपको विषम को चुनना है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा जिसमें 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑड को फाइंड करना होता है। अब यह ऑड किस प्रकार का होगा, तो कहीं पर करेंसी के नाम दे दिए जाएंगे, कहीं पर कैपिटल कंट्री का नाम रहेगा, कहीं पर स्टेट कैपिटल का नाम रहेगा, कहीं पर किसी एनिमल और उससे रिलेटेड साउंड के नाम दिए होंगे। इसमें से किसी एक को आपको फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बिहार, झारखंड और स्टेट उत्तराखंड, ये तीनों के तीनों स्टेट हैं, जबकि प्रयागराज क्या है, एक टाउन है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बाकी के सारे ऑप्शन से ये अलग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, जिस प्रकार से ड्राइविंग रिलेटेड है बस से, उसी प्रकार फ्लाइंग किससे रिलेटेड होगा। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको सबसे ज्यादा किस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो दे देगा कि डॉग वार्क करता है यानी कि भौंकता है, तो कैट क्या करेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, ड्राइविंग हम लोग क्या करते हैं, बस की ड्राइविंग करते हैं, तो फ्लाइंग किससे करेंगे, फ्लाइंग करेंगे एरोप्लेन से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, यदि किसी घड़ी में समय 2:30 हो रहे हैं तो मिनट और घंटे की सुइयों के बीच का न्यूनतम कोण क्या होगा। देखिए, ये घड़ी है, इसमें 12 है, 1 2 3 4 5 और 6। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2:30 हो रहे हैं, यानी कि हमारा जो आवर्स हैंड होगा ना, वो होगा 2 और 3 के बीच में और मिनट हैंड होगा 6 पर। इन्हीं दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को आपको फाइंड करके बताना होगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए, अगर हम बात करूं 2 से लेकर के 3 तक टोटल कितने होते हैं, 5 मिनट होता है ना यहाँ पर। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि 1 मिनट का जो वैल्यू है ना एंगल में, वो होता है 6 डिग्री का। तो आप बताइए 3 से 4 के बीच में टोटल 5 मिनट होंगे ना, और 4 से 6 के बीच में टोटल 5 मिनट होंगे, यानी कि 10 मिनट तो हमारा यहीं पर हो गया। फिर 5 मिनट हमारा कहाँ होगा, 5 से 6 का, तो ये क्या हो गया 15 मिनट। और 15 मिनट में और कितना ऐड करेंगे, देखिए ये है 2 और 3 के बीच में, अगर पूरा 2 से 3 के बीच में 5 है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 2.5, यानी कि टोटल 17.5 मिनट्स का एंगल हमें पता करना है। और 1 मिनट का अगर वैल्यू 6 डिग्री है तो 17.5 का क्या होगा, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो
6 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा वो हो जाएगा 105 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी डी और ई में से ए बी की अपेक्षा लंबा है परंतु सी से छोटा है, तो यहाँ पर 5 लोगों को बैठाना है ना, हमने 5 बॉक्स बना लिया। अब क्या कह रहा है, ये बॉक्स हमने कैसे बनाया है, तो सबसे शॉर्टेस्ट व्यक्ति इधर होगा और सबसे लॉन्गेस्ट व्यक्ति इस साइड में बैठेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है वो बी की अपेक्षा लंबा है, तो बी जहां पर भी होगा ना इसके राइट साइड में ए होगा, क्योंकि लंबे वाले व्यक्ति को हम इधर लिख रहे हैं। और क्या कह रहा है कि परंतु सी से छोटा है, किसके बारे में, ए के बारे में, तो ए सी से अगर छोटा है ना कि सी ए के भी इस साइड में होगा। अब कह रहा है कि केवल बी ई से लंबा है, सॉरी एक मिनट, बी केवल ई से लंबा है, यानी कि दोस्तों बी के इधर में केवल ई आएगा, तभी तो इससे केवल लंबा हुआ ना बी, और बाकी सारे से छोटा होगा। और सी सबसे लंबा नहीं है, तो हमें 5 लोगों को बैठाना है जिसमें से 4 लोग बैठ चुके हैं, और हमें पता है कि सी सबसे राइट साइड में नहीं आएगा, यानी कि इसके राइट साइड में एक और व्यक्ति बैठेगा, और कौन बैठेगा, तो वो हो जाएगा डी। यही आपका अरेंजमेंट हो गया। क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे बीच में कौन सा होगा, तो सबसे बीच में आपका ए आ रहा है, दैट मीन्स कि यह क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा राइट नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, चित्र, पेंटिंग, स्केच और पेंट। तो देखिए दोस्तों, स्केच, पेंटिंग और चित्र क्या है, एक आर्ट है, और पेंट क्या है, एक मटेरियल है ना, जिसका यूज करके हम इन तीनों आर्ट को क्रिएट करते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, जिस प्रकार ओटावा संबंधित है कनाडा से, उसी प्रकार कैनबरा किससे संबंधित है। दोस्तों यह क्वेश्चन हूबहू 2020 के एग्जाम में एयरफोर्स में पूछा गया था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर दिया है। देखिए कनाडा की राजधानी ओटावा है ना, उसी प्रकार से कैनबरा किस देश की राजधानी है, तो यह राजधानी है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की, दैट मीन्स की ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन एक विषम है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग चाहो तो एक बार वीडियो को रोक करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व नहीं होगा तो फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है दोस्तों कि अगर आप के और पी पहले वाले फिगर को लोगे ना, तो के का अल्फाबेटिकल वैल्यू 11 होता है, और पी का अल्फाबेटिकल वैल्यू रिवर्स में भी क्या होता है, 11 होता है। रिवर्स करने का मतलब क्या है, ए बी सी डी इस प्रकार से है ना, तो ये हो गया हमारा 26, ये 25, ये 24, ये 23, ये हमारा क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर हो गया। और सही ऑर्डर क्या होता है, 1 2 3 4, इसी पर बेस्ट इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो के और पी दोनों क्या है, रिवर्स में आपके बराबर आ रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम एम और एन को देखेंगे ना, तो एम का अल्फाबेटिकल वैल्यू 13 होता है, और एन का रिवर्स अल्फाबेटिकल वैल्यू भी 13 होता है। सिमिलरली जी और टी को अगर आप देखोगे ना, तो जी का अल्फाबेटिकल वैल्यू 7 होगा, और टी का रिवर्स में से भी 7 हो जाएगा। लेकिन एच और आर का अगर आप देखोगे तो एच का वैल्यू 8 है, और आर का अल्फाबेटिकल वैल्यू क्या है, रिवर्स में 18 है, जो कि डिफरेंट हो जा रहा है। तो इसीलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने प्रमोद से कहा, मानकर चलो कि एक महिला है और वो किससे कह रही है, प्रमोद से, कि मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूं। एक महिला का फोटो है, मान लो कि एक से एक महिला है जिसका फोटो है, और इसकी इकलौती पुत्री। ओनली डाउटर कौन है, ओनली डाउटर वो महिला है जो कि यहाँ पर बोल रही है, और इसका पुत्र तुम्हारे मामा होगा, यानी कि इसका जो पुत्र होगा ना, इसका पुत्र जो होगा वो कहाँ होगा, मामा होगा। किसके मामा होगा, प्रमोद के। तो मैं यहाँ पर प्रमोद लिख देता हूँ, इसके मामा कौन बन गए, इसके मामा बन गए ये, इसे हम जेड नाम दे देता हूँ। तो कहा जा रहा है कि वह महिला प्रमोद के पिता से कैसे संबंधित है। तो प्रमोद के पिता से कैसे संबंधित होगा यहाँ पर, इसके लिए आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में दोस्तों जो रिलेशन है वो हो जा रहा है पत्नी का, क्योंकि ये इसके मामा है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, प्रमोद इसका बेटा होगा, और अगर इसका बेटा है तो इसके हस्बैंड से दोनों में कैसा रिलेशन होगा, पत्नी का। दैट मीन्स कि 16 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, 60 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है, कमला का स्थान ऊपर से 17वां है, तो कुल कितने लड़के हैं। अब दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, पूरी तरह से टाइप नहीं हुआ, या फिर यहाँ पर ऊपर वाला जो लाइन है ना, कमला का स्थान, वो बस ऐसे ही आपको बजाने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया लड़कों की संख्या, तो मान लो कि बॉयज की संख्या x है, तो गर्ल्स की संख्या क्या होगी, 2x होगी, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। तो x और 2x, 3x का वैल्यू कितना है, 60 है, तो यहाँ से x का वैल्यू 20 हो जाएगा, और हमें पता चल चुका कि बॉयज अगर x है तो 20 हो गया, और गर्ल्स क्या है 20 का 40 हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। पी, क्यू, आर और एस कैरम खेल रहे हैं, जिसमें पी और आर जबकि एस और क्यू भागीदार हैं, दैट मीन्स की पार्टनर हैं। तो आपको बताना है कि क्यू का मुख किस दिशा में होगा। कैरम खेल रहे हैं यानी कि 4 लोग होंगे जो चारों कोने पर इस प्रकार से बैठे होंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर साथ में डायरेक्शन भी बना देता हूँ। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है क्या दोस्तों कि एस जो है वो आर के दाईं ओर है। एस कहां पर है? आर के दाईं ओर। और क्या कहा गया है कि जिसका मुख पश्चिम की ओर है। अब हम आर को और कहीं पर क्यों नहीं बैठा रहे हैं? क्योंकि साथ में कंडीशन दिया गया है कि आर का जो मुख है वो पश्चिम की ओर है। तो आर जब यहां बैठेगा तभी ना इसका फेस डायरेक्शन में होगा वेस्ट की ओर, और इसके राइट में क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो बताना है कि क्यू का मुख किस दिशा में होगा। अब देखिए आर और पी पार्टनर थे, अगर आर यहां पर है तो पी इसके सामने में बैठा होगा, और एस और क्यू पार्टनर थे, यानी कि अगर एस यहां बैठा है तो क्यू यहां बैठा होगा, और क्यू अगर यहां नीचे बैठा है तो इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, और ऊपर में हमारा कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ है। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। एक नाव धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यदि धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे है तो धारा के विपरीत नाविक की चाल क्या होगी? देखिए दोस्तों, धारा की दिशा में अगर चल रहा है ना तो हम इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में 18 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में कवर कर रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में यहां पर से क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम अगर आप इसका निकालोगे तो यह हो जाएगा दोस्तों 7.25 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा का वेग 1.5 किलोमीटर है। अगर दोस्तों हमें पता करना होगा कि नाव की चाल स्टिल वाटर में कितनी है, तो इसके लिए हम डाउन स्ट्रीम में से धारा की चाल को माइनस कर देंगे। तो 7.5 2 में से अगर 1.5 को माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा के विपरीत नाविक की चाल क्या होगी। तो दोस्तों अगर आपको धारा के विपरीत नाविक की चाल निकालनी है तो जो स्टील वाटर में नाव की चाल है इसमें से हम स्ट्रीम का स्पीड घटा देंगे। तो वहां पर 1.5 करेंगे तो यह हो जाएगा 0.2 और इधर 4। दैट मीन्स कि अप स्ट्रीम में इसका स्पीड हो जाएगा 4.2 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों अगर आपसे डाउन स्ट्रीम दे दिया जाए और अप स्ट्रीम भी दे दिया जाए और कहे कि स्टील वाटर में आपका स्पीड क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। आप चाहो तो करके देख भी सकते हो। 7.2 प्लस 4.2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 7 4 11 और 2 2 4, 11.4/2 करोगे तो यह क्या हो जाएगा? ये आपका घट करके आ जाएगा टोटल कितना? 5.7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। यदि ए बी से 10% अधिक कमाता है जबकि सी से 12% कम कमाता है तो बी की आय सी की आय से कितना परसेंट कम या फिर अधिक है? देखिए ए जो है वो बी से 10% अधिक कमाता है, तो मान लो कि बी कमा रहा है 100 रुपया, तो ए कितना कमा रहा होगा? 110 रुपया कमा रहा होगा। अब कह रहा है कि जो सी है सी से 12% कम कमाता है, यानी कि 110 रुपये जो ए कमा रहा है ना वो 88% है किसके? सी के कंपेरिजन में। तो सी का यहाँ पर अगर 100% हो जाएगा और इसे आप काटोगे तो काटने के बाद दोस्तों इसका वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा? ये निकल कर आ जाएगा टोटल 125। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सी जो है वो कितना कमा रहा है? 125 कमा रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी की आय सी की आय से कितना परसेंट कम या अधिक है। तो देखिए बी की आय और सी की आय में अगर कंपेयर करोगे तो 25 रुपया कम है ना, और इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके 125 से डिवाइड कर दिया। 25 से यह कटेगा कितने बार में? ये 5 बार में, और 5 से कटेगा 20 बार में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। किसी घनाभ के 3 जुड़े हुए सतहों का क्षेत्रफल 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर और 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों एक क्यूबॉइड की बात की जा रही है ना, क्यूबॉइड में यहाँ पर इसके जुड़े हुए सतहों का क्षेत्रफल दिया गया है, तो अगर इसका आयतन निकालना हो यानी कि वॉल्यूम निकालना हो तो सिंपल फॉर्मूला आप लोग याद रखना, √A/B/C, जहां पर A 432, B 288 और C 216 सेंटीमीटर हो गया। तो अंडर रूट में 432 गुना 288 गुना 216 करोगे तो यह मल्टीप्लाई होने के बाद दोस्तों आ जाएगा 2,68,73,856, और इसका अगर आप रूट हटाओगे तो रूट हटाने के बाद वैल्यू आएगा 5,184 सेंटीमीटर, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। किसी अर्धगोला का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है तो
उसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों अर्धगोला कहने का मतलब क्या है, हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दे दिया गया है। तो हमें क्या करना होगा, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला का यूज करके इसका रेडियस फाइंड करना होगा। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है दोस्तों 2/3 पाई आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 19,404 सेंटीमीटर। यहाँ पर पाई का जगह क्या हो जाएगा 2/3 गुना 22/7 गुना आर का क्यूब। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 19,404 गुना 3 गुना 7 डिवाइडेड बाई 2 गुना 22 और इधर हमारा आर क्यूब हो गया। तो दोस्तों आर क्यूब का वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करने के बाद निकल करके आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा 9261 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दोस्तों आर का वैल्यू आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप इस बार एयरफोर्स एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो और आपको जीके जीएस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो लास्ट मोमेंट पर आप इस ईबुक को पढ़कर जा सकते हो। इसमें सारे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर दिया है जो कि एग्जाम में पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जाएंगे। इस ईबुक को परचेज करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर देना या फिर इंस्टा मोजो से परचेज करने का डायरेक्ट लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 15 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो परसेंट लाभ या फिर हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स में ऑलरेडी पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि 15 संतरे का जो क्रय मूल्य है ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, वो इक्वल है 10 संतरे के सेलिंग प्राइस के। तो यहाँ पर हमें लाभ और हानि पता करना है ना, तो हम क्या करेंगे सीपी ऐसे ही रहने देंगे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है आप लोग समझ रहे हो। तो एसपी को हम क्या करेंगे नीचे लेके आ जाएंगे, तो इधर हमारे पास 10 बच जाएगा और इधर आ जाएगा हमारा 15। अब आप बताइए कि कॉस्ट प्राइस 10 रुपया है, सेलिंग प्राइस 15 रुपया है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 5 रुपए का हो रहा है ना, और इसी का परसेंटेज निकालना है। तो 5 गुना 100 कर देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस से क्या करना होता है डिवाइड करना होता है। तो 5 से ये कटेगा 2 बार में, 2 से ये कटेगा 50 बार में। दैट मीन्स कि दोस्तों यहाँ पर 50% का प्रॉफिट हो रहा है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर है 24। तो दोस्तों 24 क्वेश्चन नंबर बहुत ही इजी है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और हर एक कैंडिडेट जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपका जवाब मुझे इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। इसे मैं स्किप करके आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो कि बहुत ही ईजी होंगे, और वो क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा, मानकर चलो कि आपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से बनाना स्टार्ट किया, 26 क्वेश्चन बनाते बनाते ही आपके टाइम ओवर हो गए और पता चलेगा कि लास्ट में 3 क्वेश्चन बहुत ही इजी थे जिसे आप 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर सकते थे। तो इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट राउंड में पूरे पेपर को देख लेना है, जो क्वेश्चन आपको टफ लगे उसके स्किप करते हुए, और सेकंड राउंड में जो क्वेश्चन आपके बच जाएंगे उसे सॉल्व करना। तो इन दोनों क्वेश्चन का सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देना, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 का। स्टार्ट करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। तो इसमें दोस्तों आप सभी को बताना है कि विषम शब्द को चुनिए। दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा इस प्रकार के रीजनिंग का, कल इवनिंग में, या कल तो नहीं 7 या 8 अक्टूबर के बाद मैं आपको 9 अक्टूबर को करवा दूंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट 40 से 50 आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। आज वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी लेवल का है, तो आप लोग एक बार देख लो अच्छे से क्या क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि पांचों में से कौन सा एक फिगर अलग है। तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, आप देख रहे हो कि हर एक बॉक्स में आपके 4 पार्ट डिवाइडेड हैं और इस 4 पार्ट में से नीचे वाला पार्ट कलर्ड किया गया है, लेकिन फिगर नंबर 1 में आपका ऊपर वाला पार्ट कलर है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। इसमें भी आप सभी को विषम चुनना है। अब हो सकता है कि यहाँ पर आपको क्लियरली विजुअल ना हो ये वाला फिगर, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं जूम करके आपको दिखा देने का। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों ना, आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला एरो सेम है, बीच वाला डॉट भी सेम है, सभी में डिफरेंट क्या है केवल, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसमें आपको डिफरेंट सिर्फ एक ही चीज दिखेगा, और वो डिफरेंस यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो वो है कि अगर आप ई वाले फिगर को देखोगे ना, तो ये जो एरो आपको नीचे दिख रहा है, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला एरो ये डिफरेंट है, एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है इसमें, जबकि ये मूव करना चाहिए क्लॉकवाइज में, बाकी के चारों फिगर में है। इसलिए ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें से आप सभी को विषम को चुनना है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, 28 नंबर क्वेश्चन में क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए ए बी और
सी, इन तीनों फिगर में आप देखोगे ना तो आपके इक्वल डिवाइडेंड हैं। ए वाला डिवाइडेंट इक्वल है, बी वाला डिवाइडेंट इक्वल है, सी वाला डिवाइडेंट इक्वल है और ई वाला भी डिवाइडेंट इक्वल है, लेकिन डी वाले फिगर में इक्वल डिवाइडेंट नहीं किया गया है। आप ध्यान से देखोगे तो ए वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा है और ए वाला पार्ट थोड़ा कम है, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है। 29 नंबर क्वेश्चन में भी आप सभी को विषम चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली में समझ लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देखिएगा, अगर आप ए वाले फिगर को ध्यान से देखोगे ना तो इसके नीचे आपको दो ऐसे फिगर दिख रहे होंगे, 3 कंटिन्यू फिगर, एक गैप करके एक मुड़ा हुआ फिगर। इसमें भी देखोगे तो 3 कंटिन्यू फिगर, एक गैप करके एक मुड़ा हुआ फिगर है, लेकिन ऑड किसका है? तो ऑड है केवल ऑप्शन नंबर बी में। इधर भी देखो 3 कंटिन्यू फिगर है, एक ब्लैंक है फिर मुड़ा हुआ फिगर है। यहाँ पर भी 3 कंटिन्यू मुड़ा हुआ फिगर है, एक ब्लैंक है फिर मुड़ा हुआ है। इसमें भी 3 कंटिन्यू मुड़ा हुआ फिगर है, एक ब्लैंक एक मुड़ा हुआ है, लेकिन बी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। देखोगे तो एक मुड़ा हुआ, 2 मुड़ा हुआ और 3 मुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर 3 का गैप होने के बाद एक मुड़ रहा है, तो इसलिए जो बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें भी आप सभी को विषम को चुनना है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप एरो को ध्यान से देखोगे ना तो इस प्रकार के जो डैश बने हुए हैं ना, इसकी संख्या ए, सी, डी और ई में 5 है, जबकि बी में केवल 4 ही है, तो इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सो गाइस, इसी के साथ आज आपका रागा का मॉक टेस्ट समाप्त हो चुका है। अगर आपको यह मॉक टेस्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही में दोस्तों, अगर आपने एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।